हेलो मेरे भाई, क्या हाल है आप सबके। आज बेसिकली जो मैं कुछ कराने वाला हूँ वो आज बिफोर ट्वेल्थ वालों के लिए है। ट्वेल्थ के बाद आपको क्या करना है, अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। मतलब एसएससी के बारे में, डिफेंस के बारे में, रेलवे के बारे में, किस चीज़ में क्या है, किस चीज़ में क्या नहीं है। एंड अगर आपको पेशेंस, मतलब आपको एक लाइफ चाहिए जीने के लिए, तो आपको आर्मी में जाना चाहिए। एक डिसिप्लिन लाइफ जीने के लिए एंड आपको एडवेंचर लाइफ चाहिए तो आपको डिफेंस ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपको पैसा कमाना है तो एसएससी की जॉब में चले जाइए। डेस्क जॉब चाहिए तो एसएससी है। एंड रेलवे की काफ़ी सारी जॉब हैं तो थोड़ा एडवेंचर मतलब दे सकती हैं थोड़ा बहुत। वरना एडवेंचर एंड आपको मैं बताऊं, डिसिप्लिन लाइफ के लिए इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज आर्मी। ठीक है, मैं यही चीज़ बात करने वाला हूँ बेसिकली। ये मेरा चैनल का नाम है फ्यूचर ब्राइट 19, इसको फॉलो कर लो। एंड बिफोर ट्वेल्थ ये एग्ज़ाम के बारे में बताने वाला हूँ, स्टार्ट गवर्नमेंट प्रिपरेशन। इसी चीज़ के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, मैं भाई आपको बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, देखिए फिर आते हैं। आज जो मैं बात करने वाला हूँ, सबसे पहले एसएससी एंड डिफेंस। ठीक है, एंड मेरे भाई रेलवे। ओके, अगर मैं भाई एसएससी की बात करूँ, एसएससी एक सीजीएल कराता है। ठीक है, ये एग्ज़ाम के नाम बता रहा हूँ। सीएचएसएल है। ठीक है, ये है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। ये है सीजीएल है यार, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, सीजीएल। ठीक है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, एक होता है मेरे भाई सीपीओ, जिसमें एसआई वैसाई वगैरह बनते हैं, वो सीपीओ होता है। ठीक है, दिल्ली पुलिस के एसआई है, सीआरपीएफ के एसआई हो गए, या बीएसएफ में अगर हमें एसआई की पोस्ट पे जाना है तो हमको ये एग्जाम क्रैक करके जाना पड़ेगा। ओके, एंड देन एक होता है भाई एमटीएस। एमटीएस होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। एंड एक होता है एसएससी जीडी। ठीक है, ये तो आप सभी को पता ही होगा, जीडी के नाम से बहुत फेमस है। अगर हमको सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी जॉब में, जो कि हमारी जो है इन्फेंट्री जो जॉब होती है, तो इसमें एसएससी जीडी के द्वारा जाते हैं। ठीक है, फिर जाते हैं भाई डिफेंस में। डिफेंस मतलब आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया। ठीक है, इन तीनों में अगर हमको जाना है तो अधिकारी लेवल पे किस चीज़ से जाएं। ठीक है, जो फर्स्ट एग्जाम होता है एनडीए एंड सीडीएस। ठीक है, एंड एफपेट। ठीक है, एफपेट हो गया। बाकी एक टीजीसी एंट्री होती है, टीजीसी, यानी कि जो होता है भाई, इसमें बेसिकली यार जेई वेई के बच्चे जाते हैं, जेई मेंस का पेपर देना पड़ता है, उसके बाद इसमें जाते हैं। ठीक है, एंड एफपेट के बाद होता है एक सीपी सीएपीएफ। ये भी, ये जो जितने भी एग्जाम हैं इनको यूपीएससी कंडक्ट करा रहा है। ठीक है, एंड रेलवे को तो पता ही है आपको। रेल रेलवे एनटीपीसी हो गया। आज यार मिस्टेक बहुत हो रही है। रेलवे एनटीपीसी एक होता है ग्रेड लेवल से, एक होता है इंटर लेवल से। ओके, एक ग्रुप डी के नाम से बहुत फेमस है। जी ग्रुप डी के नाम से बहुत फेमस है, एक वैकेंसी जो आती है। एएलपी की तो आपको बेसिकली पता ही होगा, लोगों असिस्टेंट लोको पायलट की हो गई। एंड असिस्टेंट लोको पायलट के बाद आती है टेक्नीशियन की। ठीक है, टेक्नीशियन। एंड टेक्नीशियन के बाद अगर मैं बात करूँ तो इसमें एक आती है टेक्नीशियन जेई की, एक आती है टेक्नीशियन की। ठीक है, और भी काफ़ी जॉब्स हैं, बट मैंने ये आपको मोस्ट मोस्ट बताई हैं। तो मैं बेसिकली जो आज चर्चा करने वाला हूँ उनके सिलेबस पे थोड़ा सा करेंगे। देखो एसएससी का सिलेबस और डिफेंस में अगर मैं बात करूँ, सीडीएस एंड एफकेट। ठीक है, इन दो का सिलेबस मिनिमम साल। ठीक है, एक ही जैसा है, ज़्यादा भारी नहीं है। अगर मैं बात करूँ आपको
ये तो देखो जेई के हिसाब से हो गया, एंड सीएपीएफ, ठीक है। सीएपीएफ ये पूरा पूरा यूपीएससी लेवल का एग्जाम हो गया, मतलब इसमें एक तो आपको रिटर्न देना पड़ेगा, वो भी रिटर्न वो नहीं, ठीक है। कभी आप सोचोगे मतलब वैसा वाला रिटर्न देना है, नहीं है, और इसमें आपको जो लिखते हैं ना, जैसे हम पेपरों में लिखते आते हैं, उस टाइप वाली कॉपी देनी पड़ती है, जो आईएएस वाईएएस की वगैरह एग्जाम में दिया जाता है, ठीक है। एक हो रहा है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव हो गया, और एक जो हमारा लिखित परीक्षा है वो, देन इंटरव्यू होता है। और इसमें भी पता ही होगा आपको, इसमें तो अगर डिफेंस के तो भाई एसएसबी इज अ मोस्ट पावरफुल इंटरव्यू इन इंडिया, देन यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट बॉय, तो आप जा सकते हो उनको पूरी, ठीक है। सीजीएल इनमें बेसिकली एसएससी वाले एग्जामों में किसी में भी वो नहीं होता, इंटरव्यू वगैरह नहीं होता, ठीक है। तो आइए फिर सिलेबस पर चर्चा करते हैं। देखो, अगर मैं एसएससी की बात करूं, तो इसमें भाई मैथ आता है, अर्थमेटिक एंड एडवांस, दोनों लेवल का एग्जाम में आता है भाई, ठीक है। इंग्लिश, इंग्लिश में तो देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है। एंड ग्रामर है, ग्रामर के बाद है भाई वोकैब है, ठीक है। फिर आता है जीके, जीके में पॉलिटिकल आ गई, और हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, और भाई कंप्यूटर भी ले लो, एंड साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ओके। एंड एक और टॉपिक आ जाता है जो कि स्टैटिक, जीके के नाम से बहुत फेमस होता है, आपको पता ही होगा, जो कि स्थिर रहता है, और देन करंट अफेयर। देखो, जो ये पूरा लेवल है ना, ये पूरा का पूरा बेसिकली सीडीएस एंड एफपेट, ठीक है, एफपेट के नाम से इन दोनों एग्जामों में ये पूछा जाता है। बस इसमें थोड़ा सा ये जोड़ोगे ना, रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग मेरा यार ध्यान नहीं रहा होने का, तो रीजनिंग भी इन्हीं एग्जामों में आता है। सीडीएस में थोड़ा रीजनिंग जो इसका पेपर अलग से नहीं होता है, उसी में मैथ का जो 120 के क्वेश्चन का पेपर होता है, उसी में थोड़ा बहुत एक या दो चार क्वेश्चन रीजनिंग के मिल जाते हैं, देखें तो सब मैथ में ही एडिशन कर लिया जाता है, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ प्रॉपरली इनमें वेटेज, वेटेज नहीं, मतलब इनमें जो है क्या 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 सैलरी होती है, क्या क्या पोस्ट होती है। देखो, अगर मैं बात करूँ सीजीएल, सीजीएल को हम मिनी आईएएस भी कहते हैं। सीएचएसएल में एक डेस्क डेस्क जॉब होती है, कंप्यूटर पर बैठना होता है, एंड आपको जो टास्क दिए जाएंगे वो कंप्लीट करने होते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ, एमटीएस, ठीक है। इसमें भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, जो ऑफिस के वर्क होते हैं वही वर्क लोड होते हैं, फाइल वाइल चेक करना क्या। इसमें ये मत समझना कि प्योन वाली जॉब है, प्योन वाली नहीं है बेसिकली। इसमें क्या है, एमटीएस में थोड़ा थोड़ा जो होता है डॉक्यूमेंट फाइल्स वगैरह सेट करनी होती हैं, कौन सी डॉक्यूमेंट फाइल्स क्या है, किस ऑफिसर को जानी है, वो चीज़ वो इसके अंडर आता है, ठीक है। एंड आपको सीपीयू तो पता ही है, ये तो बेसिकली सीपीयू तो भाई एसआई वैसाई की जॉब है, दिल्ली पुलिस में जो एसआई होते हैं यही होते हैं। एंड जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो फोर्स लाइन की जॉब होती हैं, उसमें सब में एसआई यही बनते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने तुमको बता दी। जीडी में आपको पता ही है, इसमें कांस्टेबल बनते हैं, जितनी सेंट्रल लेवल की जो पोस्ट होती हैं उसमें, ठीक है, जो कि इन्फेंट्री से होती हैं, ठीक है। इनमें ये तो मैंने आपको बता दिया। अब जो मैं बात करने वाला हूँ वो देन पर्सनली मैं सीजीएल के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आपको प्रिपरेशन कभी भी करो तो स्टार्ट कर ही दो, मेरे हिसाब से तो बेसिकली ग्रेजुएशन करने के बाद सी एच एस एल का एग्ज़ाम दो, एंड एम टी एस का दे दो, और एस एस सी जी डी का, ठीक है। आपको ग्रेजुएशन करने के बाद ही सी जी एल का पेपर आप दे सकते हो, ठीक है। सी जी एल का पेपर आप ग्रेजुएशन के बाद ही दे सकते हो। तो
सीजीएल में जो पोस्टें आती हैं, देखो वो बताता हूँ। एक तो आती है इनकम टैक्स, ठीक है, क्योंकि पहले बहुत भोकाल होता था इस पोस्ट का कि भाई इनकम टैक्स ऑफिसर है, या फिर इनकम टैक्स छापा वापा के नाम से बड़ा ही फेमस था, ठीक है। अब जो दूसरी पोस्ट है भाई, दूसरी एक्साई इंस्पेक्टर है, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसमें ही भाई, जो एएसओ आते हैं ना, एएसओ एमईए, एएसओ सीएसएस, मतलब जो कि अ, उसके सचिवालय में जो काम करते हैं बेसिकली, उनमें, ठीक है। प्रिवेंटिव ऑफिसर होता है, जो प्रिवेंटिव ऑफिसर वो होते हैं जो डैक पे काम करते हैं, मतलब डैक पोर्टों पे जो काम होता है, पोर्ट तटीय वटीय क्षेत्र में जो माल लाना ले आना, तो वो चेक उक करना प्रिवेंटिव ऑफिसर का काम होता है। एंड एएसओ एमईए में अगर मैं आपको सैलरी बताऊं, उसमें तो सैलरी मेरे भाई 80K से लेके 1,20,000 तक हो जाती है, ठीक है। हाँ, 1,20,000 तक हो जाती है। और इसमें एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है हमको एएसओ एमईए में। एमईए, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा हमारे लिए पोस्टें मिलती है। पोस्टें बेसिकली नहीं मिलती है इसमें, एयर रैक 100 के अंदर अगर जो बच्चे आते हैं तो उनको ये पोस्टें मिलती हैं, 25 गिनी चुनी पोस्टें आती हैं एक्सटर्नल अफेयर की। एंड इसमें जो सैलरी होती है, सैलरी का पैकेज भी बहुत होता है भाई। 80,000 से चालू होती है, और जो सैलरी हो जाती है अगर हम देश विदेश में जाएं तो उस हिसाब से सैलरी मिलती है। तो सैलरी पहुंच जाती है इसमें बेसिकली 4.5 लाख, 4 लाख के तकरीबन पहुंच ही जाती है, ठीक है। और बहुत ही अच्छी जॉब है ये। एंड अगर ज़्यादातर बच्चों का इस समय जो क्रेज है वो इसी की चीज़ का है भाई, कौन सीजीएल का, ठीक है। तो उसे हम मिनी आईएएस भी कहते हैं, ठीक है। अब जो बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ वो डिफेंस के बारे में बात करने वाला हूँ, डिफेंस। मैं डिफेंस के बारे में जो बात करूंगा वो आप ध्यान से सुनना। देखो मेरा भी इसमें थोड़ा बहुत माइंड इसमें है, क्योंकि मैं इसी चीज़ की थोड़ी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, सीजीएल भी साथ साथ है और ये सब मेरा। बट जो मेरा मेन टारगेट है जिससे मैं थोड़ा बहुत दे चुका हूँ वो डिफेंस ज़्यादा है। डिफेंस में देखो एनडीए का एग्जाम होता है, जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराती है, ठीक है। ये 12th के बाद तुरंत पेपर करा दो आप, 12th के बाद तुरंत, या फिर इंटर 12th अपेयरिंग में भी आप दे सकते हो इस एग्जाम को। इसमें जो एज का जो क्राइटेरिया है वो 15.5 से 18.5 है। बहुत जो टीचर लोग हैं वो बताते हैं मेरे भाई, क्या बोलते हैं, 16.5 से 19.5 तक है, बट वो नहीं है, वो जो है अकेडमी पहुंचने का टाइम है। मतलब 16.5 के अगर आप हो तो अकेडमी में जा सकते हो, बट आप पेपर इससे पहले क्लियर करना पड़ेगा ना अपने को। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 18.5 ये जो है पेपर देने तक का क्राइटेरिया है, जो 19.5 साल है वो आपका अकेडमी में जाने तक का क्राइटेरिया है, ठीक है। ये चीज आपको बहुत कंपल्सरी माइंड में बैठा लो भाई। इसका क्राइटेरिया बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 15 साढ़े 15 साल का बच्चा आजकल क्या सोचता है भाई, निब्बी निब्बी सोच रहे हैं वो, ठीक है। हमारे पड़ोस में कुछ रहते हैं वो साले हरकतें करते हैं, तो 15.5 साल का बच्चा क्या ही सोचेगा यार। जब मैं भी था मेरे उस समय तो क्राइटेरिया चेंज नहीं था, बट अब जो पूरा चेंज हो चुका है कंपलसरी। एंड इसमें सिलेबस भाई, सिलेबस देखो, 12th लेवल का मैथ आता है, बट 12th का ज़्यादा नहीं आता है, बट 12th लेवल का आता है, कंपलसरी है, ठीक है। 10th लेवल का भी आता है, 9th लेवल का भी आता है। अगर आप पेपर को मैक्सिमम अगर करना चाहते हो तो इसको क्वालिफाई कर सकते हो। एंड एक आता है जीएटी के नाम से पेपर। जीएटी मतलब, इसमें जीएटी में क्या क्या आता है, 50 नंबर की इंग्लिश आती है, एंड 50 नंबर का जो आता है आपका जीके जीएस का पोर्शन आता है, ठीक है। और मैं बात करूं इसमें जो वेटेज होता है, पूरा पूरा ये 600 मार्क्स का होता है जीएटी का, और जो 300 मार्क्स का होता है वो मैथ का होता है। 900 नंबर का टोटल रिटन एग्जाम होता है, ठीक है। तो 900 में से अगर जिस बंदे के 330 अगर मार्क्स है ना भाई, तो वो एसएसबी में पहुंच सकता है। अभी तो मैंने आपको एसएसबी नहीं बताया क्या है, ठीक है, चलो वो बताएंगे। पहले पहले आप इसको देखो, फिर वो बताता हूँ मैं एसएसबी क्या है, ठीक है।
रिटन एग्जाम में जो बच्चा 300 नंबर ले आया वो एसएसबी दे सकता है। 900 में से 330 नंबर लाने हैं, मतलब यार आप ये देखो, अगर ये 1000 होता तो कुल 30% नंबर लाने हैं। ठीक है, ये तो भाई 30% थोड़ा सा ही ज्यादा है। मान लो 50% होगा यार, निकाल लो। 900 का 330 गुणा 100, ठीक है, 33 को 9 से काट लो। तो मतलब आपको ये चीज सोचनी होगी, ये तो भाई बहुत कम परसेंटेज है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। सोचो, विचार करो, क्या भाई कितने कम मार्क्स पे परसेंटेज क्राइटेरिया लग रहा है। ठीक है, कर लो यार, अब कर लो। इसे रहने दो, 100 को 9 से भाग कर लो, कर लोगे। इतना तो तुमसे यार आता ही होगा। ठीक है, अब जो मैं बात करने वाला हूँ वो इसमें बहुत ही एसएसबी के बारे में बात करूँ। ठीक है, चलो छोड़ो, अब आप एसएसबी पे आ जाओ। एसएसबी में देखो, 5 दिन का ये होता है, 5 दिन तक ये चलता है। ठीक है, 5 डेज। एंड इसमें भाई इंग्लिश तो बहुत ही कंपलसरी है। इंग्लिश में ही स्पीक करना होता है, स्पोकन इंग्लिश चाहिए भाई, स्पोकन करना होता है। लिखना भी मतलब क्या होता है, लिखना भी जो होता है भाई वो इंग्लिश टू इंग्लिश चलता है। ठीक है, इंग्लिश टू इंग्लिश, ओके। ये मत सोचो ये डॉक्टर वाली राइटिंग है, आपको थोड़ा समझ में आने लगेगी। बेसिकली मेरा भी अभी नया नया सब कुछ है, ऑफेंस है, तो हो जाएगा। ठीक है, राइट। अब इंग्लिश टू इंग्लिश चलता है, तो आपको को भैया इसे देख से, अरे भाई मेरे से भी इंग्लिश नहीं आती है यार इतनी परफेक्ट, मैं आपको बोल पा रहा हूँ क्या, हिंदी में ही बात कर रहा हूँ। बस ये क्या है, अगर हम प्रैक्टिस में लाए हैं चीज़ों को तो हो जाता है। आपको बुकैप्स करो, रीडिंग करो, द हिंदू न्यूज़ पेपर पढ़ दो, द हिंदू न्यूज़ तो छोड़ो, तुम कुछ और पढ़ दो यार। बस आपको इंग्लिश पढ़नी है। ये नहीं है कि यार भैया हमसे नहीं हो पा रहा यार, ये क्या बात हुई। अबे भाई जब करेगा तो क्यों नहीं होगा यार। तो वो चीज़ सोचो और उसको करो, बहुत ही इफेक्टिव वे में करो। आपको अच्छा कंटेंट चाहिए, अच्छी चीज़ें चाहिए। और मैंने तो यार आपको शुरुआत में ही बताया होगा, क्या भाई, अगर आपको एडवेंचर लाइफ चाहिए ना, एडवेंचर एंड डिसिप्लिन लाइफ चाहिए, तो मेरे भाई आपको आर्मी में जाओ, आर्मी में देखो। सॉरी, आर्मी में देखो, आर्मी इज अ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉब। ये पैसे के परिप्रेक्ष्य से नहीं भाई, इसमें इमोशंस है, इमोशंस है भाई इसमें। पैसा तो यार कहीं भी जाके कमा लो, वो पैसा तो भाई मजदूर भी कमा रहा है यार आज का। ठीक है, तो वो चीज़ सोचो, वो थिंकिंग सोचो भाई। मेरे फादर खुद फार्मर है यार, मेरे फादर फार्मर है, हलवाई है, तो मैं कर रहा हूँ ना, मैं भी तो कुछ कर रहा हूँ यार। डिफेंस में मेरा जाना एक सपना है, और मैं जाऊंगा भी शायद, शायद नहीं भाई, पक्का जाऊंगा, 100% जाऊंगा, और आपको भी संग लेकर जाऊंगा। ओके, एंड इस चीज को सोचो और समझो। मैं जो बात कर रहा हूँ वो इसकी इसमें एसएसबी जो होता है वो बेसिकली 600 मार्क्स का होता है। एंड इसमें भी आपको 330 या 325 के आसपास अगर मार्क्स आते हो तो आप देन एनडीए पहुंच जाते हो, नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे, खड़गपुर। ओके, तो यानी कि आपको जो पूरे मार्क्स आने होंगे वो 650 के तकरीबन में मार्क्स ले आओ, तो आप एनडीए पहुंच सकते हो। जो पिछली बार तो इससे और भी मेरे ख्याल से लॉस में गई थी शायद। जो इसकी वैकेंसी निकालते हैं वो 430 के समथिंग निकालते थे पहले, फिर 500 हुई, और मेरे ख्याल से मेरे टाइम पे 570 के थी शायद मैक्सिमम। ठीक है, फिर ये 600 हो गई, बढ़ गए, और इस टाइम तो 700 कुछ थी, 781 शायद, बट अब 800 के आसपास हो गई है। तो वो निकालते 400 करके हैं, बट सिलेक्शन वो बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस समय हमारी आर्मी में ऑफिसर्स की भी काफ़ी सारी कमी चल रही है, एंड बहुत कुछ ऑप्शन उनको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो दैन मैं बात करता हूँ भाई सीडीएस में। सीडीएस देखो, ये भी डिफेंस का ही एग्जाम है, और इसमें भी बस उसमें क्या होता है, एनडीए के बाद हम एनडीए जाते हैं, 3 साल एनडीए में। इसमें जो जाते हैं ना, देखो एनडीए में जो जाते हैं हम, इसमें एनडीए पहुंचे, एनडीए में हमको
एनडीए पहुंचते हैं हम इंटर के बाद तुरंत, ठीक है। तो इसमें हमको अंडर ग्रेजुएट करवाएंगे 3 साल तक, बीए दे सकते हैं, बीटेक दे सकते हैं। बीटेक बेसिकली नेवल बच्चों के लिए है, और जो एयरफोर्स में फ्लाइंग ब्रांच में जाते हैं, फ्लाइंग ब्रांच ही जाते हैं उसमें, तो बीटेक लेते हैं। और देन अगर आपको आर्मी में लेफ्टिनेंट वेफ्टिनेंट बनना है तो लेफ्टिनेंट तो उसमें बन जाए, बट आर्मी में अगर आपको जाना है तो उसमें आप बी ले सकते हो, बीएससी ले सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको आप आर्मी चुनते हो, आर्मी को प्रेफरेंस देते हो, तो आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून पहुंचाएंगे। अगर आप मेरे भाई आईएफए चुनते हो, मतलब इंडियन एयरफोर्स चुनते हो, तो आपको हैदराबाद में पहुंचा देंगे। और आप नेवल अगर पहुंचना चाहते हो तो नेवल की, यार मैं भूल गया था, विशाखापट्टनम है, ठीक है। तो नेवल अकेडमी आप विशाखापट्टनम में जा सकते हो, शायद विशाखापट्टनम या कहीं और, आप दैन चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको एनडीए की बात बताई। और ऐसे ही अगर मैं सीडीएस की बात करूँ, तो सीडीएस में देखो, सीडीएस में भी तीनों फोर्सेस में हम लेफ्टिनेंट बन के जाते हैं, बस इसमें क्या होता है, हम एनडीए नहीं जाते, डायरेक्ट हम आईएमए या फिर आईएफए या फिर आईएनए पहुंचते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें हम ग्रेजुएशन करने के बाद ही पहुंचते हैं, तो इसमें ग्रेजुएशन के आप या तो सेकेंड लास्ट टर्म में हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, या फिर आपकी कंप्लीट होनी चाहिए तब। जो इसका क्राइटेरिया है भाई, क्राइटेरिया इसका है 18 to 24, ये तो है भाई आर्मी के लिए, ठीक है। एक आप ओटी, ओटी है इसमें, सीडीएस में आता है ओटीए नाम से, ओटीए का नाम ओटीए, ठीक है। आपने सुना होगा ओटीए गया है, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है इसकी फुल फॉर्म, ओटीए गया एंड ओटीए सैनी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको मैथ का पेपर नहीं देना पड़ेगा, मैथ से आपका बहुत ही ज्यादा पीछे छूट जाता है, ठीक है। मैथ का पेपर नहीं देना पड़ेगा आपको, और इंग्लिश एंड जीएटी का पेपर दो, देन आप जा सकते हो, ठीक है। तो इसमें भी एसएसबी वैसेसबी तो वही सब होता है। तो अब तो मैथ की छोड़ तो सकते हो, बाकी तो सब चीज़ है। तो ओटीए जा सकते हो। तो ओटीए जो है ये बेसिकली क्या देता है, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन देता है, मतलब ये एसएससी, ये एसएससी वो मतलब ना, उसकी वो अलग है, ये अलग है। इसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन मतलब इसमें 14 साल तक आप जॉब करोगे आर्मी में, देन आपको रिटायर कर दिया जाएगा। या फिर अगर आपने कुछ पेपर वेपर आपको इसके आगे देने पड़ते हैं, तो अगर आप उनमें क्वालिफाई करते हो तो आपको परमानेंट कमीशन मिल सकती है। बट अगर हम भाई आईएमए से जाते हैं तो हमको परमानेंट कमीशन मिलती है, और आईएफए आईएनए इनमें तो परमानेंट कमीशन है ही। बट एक एग्जाम और होता है इसी में, एफकेट का। एफकेट जो होता है वो ओनली एयरफोर्स वालों के लिए है, टेक्निशियन ग्राउंड एंड नॉन टेक्निकल ग्राउंड एंड फ्लाइंग ब्रांच, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, उसमें एफकेट में जो एग्जाम है, इनमें सब में एसएसबी ही देना पड़ता है भाई। तो जो एफकेट एग्जाम है, एफकेट एग्जाम में क्या होता है उसमें, जो मेरे ख्याल से फ्लाइंग ब्रांच है वो शॉर्ट कमीशन है, एंड जो टेक्नीशियन ग्राउंड है वो परमानेंट कमीशन है। तो उसमें भी कुछ एग्जाम एग्जाम देने पड़ते हैं, तो आपको परमानेंट कमीशन मिल सकती है अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई करते हो तो, ठीक है। आईएमए आईएनए आईएफए, इसमें सीडीएस में आप तीनों दे सकते हो। इसमें देखो, इसमें जो दे सकती हैं सीडीएस में, सिर्फ ओटीए के लिए फीमेल अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। बाकी जो है ओटीए या फिर इनके चारों के लिए मेल जो अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर मैं बात करूं एनडीए में फीमेल, ठीक है, एंड मेल, इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें ओटीए के लिए कंपलसरी कर सकती हैं बस, बाकी देन बाकी नहीं कर सकती फीमेल। तो फीमेल सिर्फ ओटीए के लिए, ओके। इसमें भी, इसमें जो ये एग्ज़ाम होता है 200 नंबर का, तो ये वाला हो जाता है ओटीए वाला। 300 नंबर का जो होता है वो आईएमए के लिए और आईएनए आईएफए इन तीनों के लिए हो जाता है। 300 नंबर का ही इसमें क्या होता है, 300 नंबर का ही इसमें हमारा एसएसबी होता है। उसमें एनडीए में जो होता है 600 का होता है, इसमें 300 नंबर का होता है। इसका भी मतलब आप अब ये कहोगे भैया इसमें क्या चीज़ है, तो इसमें भाई इसमें कोई अंतर नहीं है यार। एसएसबी में क्या ही अंतर होता है, वो आपकी पर्सनैलिटी चेंज करते हैं ना, कि आपका आपकी जो रीडिंग या फिर आपकी जो बुक पढ़ने की क्षमता है वो चीज़ चेक नहीं करते, वो आपको पर्सनैलिटी चेक करते हैं आपकी, एंड आपको माइंड को, आपकी जनरल एबिलिटी कितनी है, जनरल एबिलिटी आपके पास है भी या नहीं है, या फिर आप फिजिकली फिट हो या ना, ये सब चीज़ चेक करते हैं। एंड आपको ये सब करना पड़ता है। इन दोनों एग्जामों को तो देखो मैंने पूरा
पूरा का पूरा डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत रह गया होगा तो वो आप नोटिफिकेशन चेक कर लेना। अब बात करते हैं भाई रेलवे। रेलवे की भी बात कर लेंगे थोड़ी। देखो, अगर आपने पूरा का पूरा एक बार अगर आप एनडीए की तैयारी करते हो ना, तो एनडीए की तैयारी से आपका बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ। देखो, एनडीए की तैयारी से मैं बता दूं थोड़ा सा, अदर साइड में कर लेते हैं। सीजीएल, ठीक है। सीजीएल में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, थोड़ा मैथ पढ़ना पड़ेगा आपको, वो, ठीक है। एंड सीजीएल एसएससी के जितने भी एग्जाम है वो सब, क्योंकि यार साइंस है हो गया, और हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जीके वीके, ये सब तो हम करेंगे ही, और इंग्लिश हम करते हैं ही, तो वो एसएससी के एग्जाम में फायदा देगा। एंड देन सीडीएस में भी फायदा देगा, एप्टेड में भी फायदा होगा। बस इसके लिए थोड़ी सी रीजनिंग बढ़नी पड़ेगी सीजीएल के लिए, ठीक है। और फिर अब देखो कितना कुछ पढ़ लिया, ठीक है। एनडीए की बात कर रहा हूँ मैं, एनडीए से हमने कितना कुछ पढ़ा। अब बात करता हूँ मैं रेलवे। देखो, अगर आपने एनडीए की तैयारी भी करी है ना, तो रेलवे में आपको पता ही है इस समय साइंस का कितना क्रेज चल रहा है। तो करंट अफेयर को भूलना मत, करंट अफेयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कि भैया ये क्या हो रहा है, क्योंकि आपके पेपर के, अगर ग्रुप डी का पेपर अगर आप देखो, तो 20 के 20 नंबर की करंट अफेयर आई थी किसी किसी शिफ्ट में, ठीक है। तो अगर आपने एनडीए की तैयारी करी है ना, तो आप इसमें साइंस बड़ी स्मूथली निकाल सकते हो। और भाई बाकी सब तो आपने पढ़ा है ही, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इसके क्वेश्चन थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे। अरे यार, उसमें तो और टफेस्ट आ जाए इसकी जगह है। एनडीए टफर देन रेलवे, ये भाई लिख लो इस चीज को। एनडीए टफ है भाई रेलवे से। तो रेलवे में आपको पता ही है, ग्रुप डी वैकेंसी आपको मैं बता चुका हूँ काफी सारी आती हैं, तो इसमें भाई साइंस आता है हमारा, एंड मैथ, एंड मैथ और रीजनिंग, और भाई जीके जीएस, ये तो पता है ही। और टाइपिंग तो भाई आती है ही, कंप्यूटर भी आता है इसमें, रेलवे में। देखो, रेलवे की अगर हमको तैयारी के लिए मैं बताऊं, तो इसमें जो ज़्यादातर मेरिट का अगर मैं बताऊं ना, मेरिट मेरे भाई इसमें सबसे ज़्यादा मैथ एंड साइंस एंड रीजनिंग, इन तीन ही सब्जेक्ट के बेसिस पे ज़्यादातर इसमें कट ऑफ जाती है इतनी, इतना मैं बोल देता हूँ। एंड जो और अदर सब्जेक्ट हैं आते हैं, बट इस पे जो है सबसे ज़्यादा कमांड इसमें, अगर आपको रेलवे के एग्जाम देने हैं तो इसमें करनी चाहिए, ठीक है। एएलपी के लिए कुछ अलग क्राइटेरिया हैं, इसमें भी कंप्यूटर, ये सीबीटी बेस्ड एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड। एंड ये जो होते हैं ये ऑफलाइन होते हैं, ठीक है। ये भी ऑफलाइन होता है हमारा एनडीए का। एंड ये सब सीरियल वगैरह ये सब कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है। रेलवे एक अच्छी जॉब देता है हमको, अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। अभी अभी ग्रुप डी में वैकेंसी चल रही हैं। ग्रुप डी में मेरे ख्याल से 22,000 वैकेंसी है। ग्रुप डी में आपको फॉर्म फिल करने चाहिए, इसकी 3 तारीख पहले लास्ट थी, बट अब बढ़ा के मेरे ख्याल से 9 तारीख कर दी है। पेमेंट की जो है वो 11 कर दी है, ठीक है, ग्रुप डी की। अभी पीछे कुछ अंडर ग्रेजुएट की चली थी, ग्रेजुएट लेवल की चली थी, अब उनके पेपर है मार्च 12 से। ये मेरे ख्याल से ग्रेजुएट के हैं, और मई के समथिंग में आ, उसको जाएंगे अंडर ग्रेजुएट की। एंड बात करूँ मैं सीडीएस का पेपर, सीडीएस एनडी का पेपर साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, तो सितंबर में एंड अप्रैल में। अप्रैल में 12 अप्रैल को है, सितंबर में अभी मैंने तारीख देखी नहीं है, ठीक है। तो भाई मैं बात कर लूँ अपनी खुद की, तो मेरा ये फ्यूचर ब्राइट 19 चैनल है, ठीक है। इसको फॉलो कर लो और लाइक कर लो, ठीक है। लाइक तो यार कर ही दिया करो, आपको इतना कुछ दे रहा हूँ मैं फ्री में। मेरे को इसमें हर चैप्टर की टॉप 10 डेज नाम से सीरीज आएगी, जिसमें पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन 10 दिन में करा दिए जाया करेंगे। मतलब एक आपके लिए होमवर्क और एक मैं कराया करूंगा, ठीक है।
इसके बाद तुरंत मैक्स टू मैक्स 70 या फिर 80 क्वेश्चंस की एक क्लास लाया करूँगा रिवीजन के नाम से। अब मैं परसेंटेज की लेकर के आने वाला हूँ। सबसे पहला चैप्टर ये होगा, ये हमारा रिवीजन के नाम से पूरा मैथ हम ऐसे ही कंप्लीट करने वाले हैं। ये 6 मंथ के समथिंग में कर दूंगा। ठीक है। आप किसी भी टीचर से, पेड बैच से या फिर यूट्यूब से आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद रिवीजन के लिए आप मेरे पास आ सकते हो। और आपको आपको लगे कि हाँ भाई मैं इसी से कर सकता हूँ तो इसी से कर लेना, वरना रिवीजन के लिए आप मेरे पास आ सकते हो। ऐसे ही कुछ दिनों बाद मैं शायद इंग्लिश भी चालू कर दूँ, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो इंग्लिश का बहुत क्रेज है। इंग्लिश हमारा माइंड ऑफ प्रेफरेंस चेक करता है कि हमारे अंदर कितनी एनर्जेटिक है या नहीं है। ठीक है भाई। एक एग्जाम के लिए ना बच्चों को यार क्या क्या नहीं करना पड़ा था, आई डोंट नो। मैं नहीं जानता भाई इस चीज़ को कितना क्या कुछ करना पड़ता है। जब मैं खुद प्रिपरेशन के दौरान गुजर रहा हूँ इसी चीज़ से, तो मेरे को भी पता है यार, हर चीज़ के लिए बच्चों को भागना पड़ रहा है। कोई टीचर कुछ बोल रहा है, कोई टीचर कुछ बोल रहा है। ठीक है। आप यार मेरे को भी जज कर सकते हो, इसमें तो कुछ वो चीज़ नहीं है ना। ठीक है। अब अपने अंदर पेशेंस रखना। एंड देन अभी तो इंटर का रियलिटी भी नहीं आया है। अब अगर जब आपका रिजल्ट रख जाए तो यार इंटर के मार्क्स आपकी कभी जिंदगी चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि जो इंटर के मार्क्स है ना, वो आपके लिए ऐसे मान लो एक चीज हो जाएगा कि हाँ भाई मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, मैंने ये कर रखा है। आपके लिए वो नौकरी तो नहीं दिला सकते ना। हाँ कहीं कहीं मैं कहता हूँ परसेंटेज क्राइटेरिया लग के आता है। अगर आपकी परसेंटेज कम भी बनती है तो यार यू विल ट्राई डू दिस एनी एग्जाम। तो है नहीं कि यार यही एग्जाम है तो हमको यही करना है, और एग्जाम ले लो और एग्जाम कर लो। ठीक है। इंटर के नंबर आपके कभी भी जिंदगी आपकी जज नहीं करेंगे। एंड कभी ये सोचो कि हमारे इस दोस्त के इतने नंबर आए, हमारे इस दोस्त के इतने नंबर आए। तो आपको ये चीज़ सोचनी है और समझनी है। अगर आपको इंटर के कम नंबर भी आते हैं तो निराश मत होना भाई, थकना मत, हारना मत। ठीक है। चलिए फिर चलता हूँ। आप सभी का धन्यवाद एंड आप सभी को नमस्कार।